नमस्कार। डीएनए न्यूज़ के खास कार्यक्रम ज्ञानोदय में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। कोचिंग की इस भीड़ में, खासकर इंदौर भोपाल जैसे महानगरों में जो कोचिंग की भीड़ है, उसमें एक अलग नाम है सरदाना इंटरनेशनल स्कूल या सरदाना क्लासेस का। सरदाना क्लासेस, सरदाना इंटरनेशनल स्कूल इंदौर के पास देवास में है, बोर्डिंग स्कूल है और इसके संचालक हैं ललित सरदाना, जो बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आईआईटी दिल्ली के पास आउट हैं और देश में 243 यानी 243 रैंक हासिल करने के बाद भी उन्होंने बजाय मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के, उन्होंने बच्चों को कोचिंग के माध्यम से इंजीनियर, डॉक्टर और यूपीएससी और पीएससी की तैयारी करने का बीड़ा उठाया। और उस लगन का परिणाम है, उस समर्पण का परिणाम है कि आज सरदाना कोचिंग क्लासेस का, सरदाना इंटरनेशनल स्कूल का काफ़ी नाम है। ललित जी, आपका बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद सर। ललित जी, मैं सरदाना इंटरनेशनल स्कूल के बारे में जितना मैंने सुना है कि भाई एक बोर्डिंग इंस्टीट्यूट है और आप बहुत शुरुआती दौर से प्राइमरी लेवल से बच्चों को तैयार करते हैं, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ आपके कामकाज के तरीके के बारे में, आपके इंटरनेशनल स्कूल के बारे में। सर देखिए, बेसिकली मेरा बैकग्राउंड जो है वो कोचिंग से रहा है। मैंने आईआईटी दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जब करी, उसी समय मैंने पढ़ाना शुरू किया था, क्योंकि घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी तो बोलना या एवरेज बोलना भी बहुत गलत होगा, बहुत बिलो एवरेज थी। मैं बहुत छोटे से मकान में रहते थे, हम 390 स्क्वायर फीट 13 बाय 30 का मकान था। गुदड़ी के लाल उन्हीं को कहते हैं। जी 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 जी। तो उसमें रहते थे और पॉवर्टी देखी है, मतलब पॉवर्टी बहुत नज़दीक से देखी है कि हमें सोचना पड़ता था कि हम मतलब महीने के अंत में 100 रुपये बचेंगे कि नहीं बचेंगे, उस स्थिति से रहें। और लिपा पोती करके जो घर बनता है गोबर से, वैसे उस सब से रहें। तो मैंने जब आईआईटी में गया तब एक नेचुरल सी बात है, एक अच्छा नेम हो गया था, एक अच्छा फेम हो गया था। शहर देवास बहुत छोटा सा है जहाँ से मैं हूँ। तो जो दूसरे जूनियर्स थे, जो साथी थे, जो उनसे सीनियर भी थे, इनफैक्ट मुझसे भी जो सीनियर थे, वो लोग आने लगे कि कैसे तूने पढ़ाई करी, क्या करता था, किस तरह से करता था, कौन सी बुक्स रेफ़र करी। फिर उनके कुछ डाउट्स वगैरह होते थे, तो वो डाउट्स वगैरह हम उनके समाधान कराने लगे। तो फिर कहीं ना कहीं लगने लगा कि यार अपना पढ़ाने में इंटरेस्ट है। आईआईटी में गए तो वहाँ प्रोफेसर्स के बच्चों को पढ़ाते थे, तो एक पढ़ाने में इंटरेस्ट दिखने लगा था। तो वो कोचिंग से शुरुआत करी थी मैंने, 1997 कोचिंग से शुरुआत करी। और सन 1997 से लेकर 2008 तक, इन तकरीबन 11-12 सालों में सिर्फ और सिर्फ कोचिंग ही पढ़ाई और कुछ नहीं, केवल कोचिंग। और उसके बाद आपका एक नाम बना, आपका एक आपकी क्लासेस का हुआ। पर ये जो इंटरनेशनल स्कूल आपका है जी, तो इसमें आप पढ़ाई के अलावा, एजुकेशन के अलावा और किन बातों पर आप जोर देते देखिए हैं? अभी जो है हम बात करें, जब स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल केवल एकेडमिक्स के लिए नहीं होता है। स्कूल में तो हमें ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना रहेगा। तो हम पढ़ाई के साथ में स्पोर्ट्स को खासा तवज्जो दे रहे हैं। तकरीबन 40 स्पोर्ट्स हम लोगों के स्कूल में खिलाए जा रहे 40? हैं। हाँ जी, और बड़े अच्छे स्पोर्ट्स हैं। मतलब हम क्रिकेट की बात करते हैं, नॉर्मलाइज मैनर में स्कूल्स में क्रिकेट नहीं होता है, लेकिन हम सबसे ज़्यादा ध्यान जो देते हैं वो क्रिकेट के। आपकी जानकारी के लिए बताऊँ, अब देवास का हमारा जो स्कूल है वो सबसे बड़ा स्कूल हो चुका है और क्रिकेट का सबसे बड़ा ग्राउंड है हम लोगों के यहाँ। देवास के जितने मेजर कंपटीशन होंगे क्रिकेट के, जो देवास में हो रहे हैं, इनफैक्ट जिसमें बाहर से भी प्लेयर्स आ रहे हैं, वो तयशुदा बात है कि वो SIS यानी कि सरदाना इंटरनेशनल स्कूल के ग्राउंड में होगा। फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, बीच वॉलीबॉल पूरे MP में सबसे बड़ा है हम लोगों का। बीच वॉलीबॉल जिसमें फिर बीच कैसे लाए होंगे आप? नहीं, बीच नहीं है एग्जैक्टली, बट जो बीच वॉलीबॉल से मतलब होता है रेत के ऊपर खेले जाना। अच्छा, वो आपने तो वो पूरा वातावरण atmosphere बना दिया, वो एटमॉस्फेयर बना दिया आपने जी। जिसमें खेली। तो बीच वॉलीबॉल का अगर MP में कोई कंपटीशन होगा तो उसके लिए फिर ये मान के चलेगा कि वो SIS में ही होगा। बैडमिंटन में बड़ा अच्छे हमारे प्लेयर्स कर रहे हैं। क्रिकेट में हमारे प्लेयर जो हैं वो अंडर 19, अंडर 16 MP को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गर्ल्स क्रिकेट में काफ़ी अच्छा खेला जा रहा है हम लोगों के यहाँ पर। और इंडोर गेम्स की बात करी जाए तो फिर आप स्क्वाश की बात करें, आप टेबल टेनिस की बात करें, आप बैडमिंटन की बात करें, कैरम, चेस, ये सभी स्पोर्ट्स हो रहे हैं। क्योंकि अब की जनरेशन जो है सर, वो ना बच्चों की वो मोबाइल फ़ोन में बहुत लिप्त हो गई है और वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो रहा है। मतलब और वो एक खेल नशा भी है। खेलती है तो मोबाइल में खेलती है। मैंने आपने जो एक बात बोली, मैं इसी से रिलेटेड आपको एक बात बताऊं, क्योंकि अभी परसों ही हम लोगों का एक कंपटीशन खत्म हुआ है, इंडस्ट्री एसोसिएशन का था क्रिकेट का। उस समय मैंने कुछ जो प्लेयर्स थे, मैंने उनसे यही बात करी। मैं आपको बता रहा हूँ, तकरीबन 4 साल पुरानी बात, सन 2019 की बात होगी, शायद 2018 की होगी। एक पालक अपने बच्चों को एडमिशन के लिए लेकर आए। नॉर्मलाइज मैनर में स्टाफ वो काम करता है, बट उस समय मैं वहाँ ऑफिस में था।
तो मैंने ऐसे ही उनसे बात कर ली कि चलिए बैठिए अपन बात चर्चा करते हैं। तो मैंने बच्चों से पूछा कि बेटा गेम्स खेलते हो? तो बोले हाँ खेलते हैं। मैंने अच्छा बताओ कौन कौन से गेम्स खेलते हो? तो उन्होंने मुझे 4-5 गेम्स के नाम बताए। अब जो सब मोबाइल के होंगे, मैं वही बता रहा हूँ, क्रश कैंडी वगैरह टाइप वो का। उन्होंने जो गेम्स के नाम बताए मुझे वो गेम्स ही नहीं पता थे। मैं थोड़ी देर शर्म में आ गया कि यार ये कौन से गेम्स है जो मुझे नहीं पता। तो फिर मैंने जब उनसे और थोड़ा सा खुलेदा तो उन्होंने बताया कि हम ये मोबाइल पे खेलते हैं। उनका पापा जो है वो यूक्रेन के किसी मेडिकल कॉलेज में सर्विस करता था। तो ही वॉज गेटिंग, मतलब ही वॉज एट सम वेरी हैंडसम पोजीशन। बट बच्चों को खेलने के लिए क्या दे रखा है साहब? मोबाइल फ़ोन। मैदान में नहीं खेल रहा है बच्चा, ड्राइंग रूम में सोफे पे बैठ के पलंग पर लेट कर मतलब खेल आज की रहा डेट में क्रिकेट भी बच्चा जो है वो उस पर खेल रहा है। तो वो तो मतलब बहुत बुरी चीज़ हो रही है। तो हमने हमारे हॉस्टल में ये नियम बना रखा है, हॉस्टल में मोबाइल फ़ोन आर स्ट्रिक्टली बैंड। वहाँ मोबाइल फ़ोन अलाउड है ही नहीं बिल्कुल भी। बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं होगा। बच्चों के पेरेंट्स से बात करनी है, हमारे हॉस्टल के नंबर्स होते हैं वो हम उनको देते हैं। हमने कुछ शेड्यूलिंग कर रखी है, उस पर वो कॉल करेंगे, पेरेंट्स कॉल करेंगे, वीडियो कॉल करना वो हम सब करेंगे। लेकिन बच्चों के पास में पर्सनल सेलफोन नहीं रहेगा। अब उसमें कई लोगों को ये होता है कि यार सेलफोन नहीं रहेगा तो बच्चे को इंटरनेट की एक्सेस नहीं मिलेगी। अब इंटरनेट की एक्सेस नहीं मिलेगी तो आज के डेट में तो आप बाहर की दुनिया से कनेक्शन रखना है तो आपको इंटरनेट चाहिए, कैसे करेंगे आप उसके बगैर? तो उसके लिए हमने इंटरनेट, हमारी लैब है, कंप्यूटर लैब है, तकरीबन हर बच्चे को एक कंप्यूटर अलॉटेड है। लेकिन उससे एक फ़ायदा होता है सर कि बच्चा जो है वो सेफ़ हैंड्स में है, वो हमको हमारा सुपरविजन है। क्योंकि आप भी जानते हैं आज की डेट में उस मोबाइल फ़ोन में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन ये भी कोई दो मत नहीं कि बहुत सारी बुरी चीज़ें भी हैं। आप क्या देख रहे हैं आपकी निगरानी में? निगरानी में एटलीस्ट वी हैव अ कंट्रोल कि नहीं, हम बच्चे को यूट्यूब खोल रहा है, हम उसको अलाउ कर देंगे। उसको फेसबुक कर रहा है, वो इंस्टाग्राम कर रहा है, ठीक है, लेकिन दैट इज़ एवरीथिंग इन आर रिकॉर्ड। तो हमें मालूम है कि बच्चा कोई गलत चीज़ नहीं खोले। एंड यूर सुपरविजन, वी आर सुपरवाइजिंग इट, यस। अच्छा, ये मेरे लिए बड़ा आश्चर्यजनक रहा है जब मैं आपको लेकर स्टडी कर रहा था सर ललित भाई, कि आप पिछले 26 वर्षों से मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री आप खुद पढ़ाते हैं। जी जी जी। आप खुद क्यों पढ़ाते हैं? टीचर क्यों नहीं रखते या उनको गाइडेंस क्यों देते? ये 3 सब्जेक्ट जो तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, या आप ही क्यों पढ़ाते हैं? सर देखिए, मैंने आपको जैसा बताया कि मैंने आईआईटी में जब एडमिशन लिया, मैंने उसी समय से ही पढ़ाना शुरू कर दिया था। और उस समय से पढ़ाना जब शुरू किया तो मैंने फिजिक्स में कोई डाउट लेकर आया तो मैंने फिजिक्स पढ़ाया, मैं कोई केमिस्ट्री में डाउट लेकर आया तो मैंने केमिस्ट्री पढ़ाया, कोई मैथ्स में डाउट लेकर आया तो मैथ्स पढ़ाया। ये 3 सब्जेक्ट्स ही होते हैं एग्जाम में, इसके अलावा कोई चौथा सब्जेक्ट है नहीं। तो डे 1 से सिंस वन आई एम टीचिंग, मैं इन तीनों सब्जेक्ट्स को लेकर ही चल रहा हूँ। तो मुझे कभी नहीं लगा कि यार मैं फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी बड़े अच्छे से पढ़ा पाता हूँ और मैं केमिस्ट्री में जो है वो मैं ऑर्गेनिक नहीं अच्छे से पढ़ा पाता। मैं जितनी इफेक्टिवली या जितने इमोशंस के साथ में, ये मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं ना तो उससे हमारे इमोशंस जुड़ना जरूरी है, हमारी फीलिंग जुड़ना जरूरी है। सो व्हेन आई एम डीलिंग विद मैथमेटिक्स, मेरे को लगता है मैं यही पढ़ा रहा हूँ। मतलब कोई आप मैथमेटिक्स देखेंगे तो आपको लगेगा ये मैथ्स का ही टीचर है, फिजिक्स देखेंगे तो आपको लगेगा फिजिक्स का ही टीचर है। तो उससे जो है मैं तीनों सब्जेक्ट डे 1 से पढ़ा रहा हूँ। नॉर्मलाइज मैनर में टीचर्स कब बनते हैं? आपने एमएससी कर लिया, आपने ऑर्गेनिक में एमएससी कर लिया, आप ऑर्गेनिक पढ़ाइए। आपने मान लीजिए फिजिक्स में एमएससी कर लिया, फिजिक्स पढ़ाइए। मैंने जो है वो इस तरह की डिग्री नहीं ली है, मैंने तो डे 1 से जब पढ़ाया है तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ाए। और एक सिंपल सी बात है सर, एक बच्चा तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ता है, मैं भी तीनों उसका सब्जेक्ट। करियर खासतौर पे जेई मेंस, आईआईटी, ये सब तो तीनों इन सब्जेक्ट पे निर्भर करता है। तीनों नीट सब्जेक्ट्स भी मैथ्स को छोड़ दिया है तो नीट बायो भी आ जाता है दो उसमें। बायो और ये जी, मतलब बायोलॉजी मेरी, केमिस्ट्री तो है ही हाँ उसमें। जी, बायोलॉजी मेरी वाइफ तो इसलिए पढ़ाती जो है। मेन 3 जो सब्जेक्ट है उस पर आप फोकस करते हो ताकि आपकी निगरानी में रहे बच्चा। सर देखिए क्या होता है, हम ना, हमारे पास बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं होता। आप ये इंदौर जैसी जगह से कंपेयर नहीं कर सकते कि जहाँ 500 बच्चे पढ़ रहे हैं। सो वी हैव वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सो वी नीड टू गेट इमोशनली कनेक्टेड विथ ईच एंड एवरी चाइल्ड। आप जब मैं आपको तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ, कोई मान लीजिए एक्स बच्चा है, मैं उसको तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ, तो उससे एक फ़ायदा क्या होता है कि मुझे मालूम है इसका फिजिक्स में क्या फैक्टर लूप होल है, मैथमेटिक्स में क्या इसका स्ट्रॉन्ग है, केमिस्ट्री में इसकी क्या चीज़ वीक जा रही है। तो मैं ईच एंड एवरी चीज़ पर दिमाग रख पाता हूँ। और जैसा अभी तो हमारा बोर्डिंग है, तो हमारा ये मान के चलेगा कि तकरीबन सुबह 7 बजे से लेकर तो नॉर्मलाइज मैनर में रात को 11:30 बजे तक का टाइम बच्चे के साथ बीतता है। इन 7.5 घंटों को जब वो सोने जाता है, उसके अलावा तो मतलब जैसे माता पिता होते हैं अपने सोने के टाइम अपने बेडरूम में चले जाते हैं, बस वैसे ही पिक्चर हमारे साथ बनती है। तो बच्चा पूरे दिन हमारे साथ में, तो हम उसको पूरा स्टडी कर रहे हैं, उसका कौन सा पोर्शन वीक है, कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। ईच एंड एवरी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वी कैन टेक। रही बात आपने पूछा कि आप दूसरे टीचर्स को क्यों नहीं बुलाते, टीचर्स हैं, टीचर्स की कोई कमी नहीं है, अच्छे खासे टीचर्स हैं वहाँ पर। बट मसले की बात है कि जो पढ़ाने का काम है वो मेनली मैंने ही करना होता है, तो हमें ज़्यादा ऑब्जर्वेशन हो पाता है सर। और देखिए एक टीचिंग, ये कोचिंग फ्रेटर्निटी में ना एक बड़ी दिक्कत वाली बात है कि टीचर्स या फैकल्टीज बीच में छोड़ के चली जाती हैं, तो वो यहाँ वो मसला नहीं है। जहाँ 2 पैसे ज़्यादा मिलेगी आदमी ने शिफ्ट किया।
और कोविड के बाद से ये पलायनवादिता और बढ़ी है, और अभी तो ये देखिएगा आप समय, ये जो पलायनवादिता ये बढ़ेगी, तो बड़ी वॉलेटाइल फील्ड कही जाती है ये। तो इसीलिए ज़्यादा उन पर बिलीव नहीं करते हुए हम लोग अपने आप पर कर रहे हैं, क्योंकि मेरा शुरू बचपन से एक प्रिंसिपल रहा है कि मेरे लिए मेरे से ज़्यादा कोई और मेहनत नहीं करेगा। तो अगर मुझे मुझे जो चाहिए उसके लिए जितनी मेहनत मैं कर पाऊंगा उतनी मेहनत कोई और नहीं करेगा, तो लेट मी डू। और अभी मैं कर सकता हूँ, जब नहीं कर पाऊंगा एट दैट टाइम आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट समथिंग अच्छा, एल्स। ये बताइए कि आप 243 रैंक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण रैंक होती है ऑल इंडिया लेवल पे आईआईटी में। आपने आईआईटी किया, दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियर बन गए, तो बहुत उस समय जब आप मैकेनिकल इंजीनियर बने होंगे तब तो विदेशों में बहुत अवसर थे, अब भी बहुत अवसर मेरे है, को जी 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 है ना, और देश में भी बहुत बड़े बड़े अवसर थे, बड़ी बड़ी मैकेनिकल कंपनियां हैं जिसमें आप जा सकते थे, ब्राइट फ्यूचर हो सकता था, ब्राइट करियर हो सकता था, 6 डिजिट में आपको तनख्वाहें मिल सकती थी। लेकिन फिर भी आपके मन में एक स्कूल खोलने का विचार, और वो भी देवास जैसे कस्बे में, मुझे क्षमा करें मैं कस्बे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं बड़ा शहर नहीं मानता देवास को, मेरी भी जड़ें हैं देवास में, तो देवास जैसे कस्बे में एक स्कूल खोलने का विचार कैसे आया? देखिए सर, कई सारी चीज़ें ऐसी होती जब हम बहुत हमेशा प्लान करके नहीं चलते। जैसे मैं बच्चा था जब, तब अगर कोई पूछता था कि आपको क्या बनना है, तब मैं इंजीनियर बोलता था, पायलट बोलता था, तब मैं बोलता था कि मुझे आर्मी में जाना है, फ़ौज में जाना है। तब शायद मेरे दिमाग में इन तीन के अलावा और कोई प्रोफेशन दिमाग में आता नहीं था। और बचपन के दौर में होता ये है कि हम जो सुनते हैं ना, हम वो बनना चाहते हैं। कल को हमको मालूम पड़ता है कि हमको डॉक्टर को बारे में कोई बताएगा तो हमारे डॉक्टर बनने की इच्छा करती है। मतलब वो हम बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं उस समय कि हम ये दिख गया तो ये रास्ते पे चल पड़ेंगे। अब जब तब कोई पूछता कि क्या बनना है, तो मैं शायद उन लोगों में से रहूँगा जिसको टीचिंग कभी भी पसंद नहीं रही होगी, क्योंकि हम उन लोगों में से थे जिनकी ज़बान लड़खड़ाती थी, बोल नहीं पाते थे। मतलब अगर हमसे कोई कुछ पूछ ले तो हम मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल रोम रोम खड़े हो जाते थे हमारे, कि हम कैसे जवाब देंगे। हम वो शाय नेचर, वो इंट्रोवर्ट नेचर के थे। लेकिन जब पढ़ाना शुरू किया, जब डाउट्स बताना शुरू किए, तो वो बोलते थे यार अच्छा बताया आपने भैया, अच्छा बताया, आप तो पढ़ाना शुरू करो। तो कहीं ना कहीं उनसे मोटिवेशन मिलने लगा, और जब वो मोटिवेशन मिलने लगा और इन्जॉय भी करने लगे कि नहीं यार कोई पढ़ने आ रहा है तो हमको उसको, क्योंकि जब जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो कई लोगों का दिमाग में ये रहता है कि अरे यार हम पढ़ा रहे हैं, किसी बच्चे ने कुछ डाउट पूछ लिया और उसका जवाब नहीं आया तो ये तो अपना मतलब बड़ा एम्बेरसिंग फैक्टर हो जाएगा। मुझे कभी इस चीज़ का डर नहीं था कि मैं बता नहीं पाऊंगा, मुझे मालूम था मैं जवाब तो दे दूंगा, बात ये कि मैं बोल पाऊंगा कि नहीं, मुझे बोलना आता है कि नहीं। दैट वाज द थिंग एक्चुअली। नॉलेज तो है बट इम्पार्ट करना आता है, कैन वी एक्सप्रेस इट और नॉट। तो जब वो पढ़ाना किया तो फिर लगने लगा कि नहीं हम पढ़ाने के लिए बने। जैसा कि आपने बोला जॉब का, तो 6 डिजिट की, तो ये तो पहला जॉब ही था सर मेरा, 18 लाख का पैकेज था उस समय मेरा। बट मैं तब तक मन बना चुका था कि अब मुझे पढ़ाना है, क्योंकि सेकंड ईयर में जब मैं था तो मुझे फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप मिली सर। इंटर्नशिप मिली मुझे 40,000 की, उससे मैंने बजाज बॉक्सर लेकर दी मेरे पापा को। हमारे पास में उससे पहले कुछ नहीं था। मतलब हाँ, लोग बोलते हैं, कई बार बोलते हैं ना कि हमारे पास पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं थे, तो हमारे पास गाड़ी खरीदने के पैसे नहीं थे सर। पेट्रोल तो बाद में आएगा, पहले गाड़ी तो लेंगे। तो हम तो मतलब हमने जब मैं पढ़ाने लगा तो मुझे लगा कि मैं इससे ज़्यादा कर रहा हूँ। वहाँ 40,000 रुपये बनाए, यहाँ 60,000 रुपये बना लिए मैंने 2-3 महीने में। तो मुझे लगा कि नहीं मैं इसको अच्छा करूँगा तो ये 60,000 60 लाख में भी बदल सकते हैं। और अनडाउटेडली सर, पैसे के बारे में सोचना या पैसा कमाना कोई, मैं नहीं समझता कि किसी धार्मिक किताब में या किसी संविधान में गलत लिखा है, बशर्ते आप उसको सही तरीके से कमाओ। तो मैंने जब पढ़ाया तो मुझे उसमें इंटरेस्ट आने लगा, और उसी से मैंने फिर धीरे धीरे वो कोचिंग बनाई। और रही बात स्कूल की, तो ये सन 2008 में जाकर हमने स्कूल शुरू किया। 11 साल तक जब मैंने पढ़ाया तो मुझे पढ़ाने के बाद कहीं ना कहीं लगने लगा कि यार बच्चा ना स्कूल और कोचिंग में प्रॉपर कोप अप नहीं कर पा रहा। स्कूल में कोर्स अलग जा रहा है, कोचिंग में कोर्स अलग जा रहा है, तो बच्चा कहीं ना कहीं बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है कि मैं स्कूल का पढ़ूँ तो कोचिंग में बिगड़ रहा है, और कोचिंग का पढ़ूँ तो पेरेंट्स बोल रहे तो स्कूल में फेल हो रहा है। तो फिर हमने इसीलिए स्कूल शुरू किया कि हम एक ही 4 दीवारी में उसको स्कूल और कोचिंग दोनों का फ़ायदा देते हैं, और कोर्स को या सिलेबस को कुछ ऐसा लेके चलेंगे कि उससे उसको 2 अलग अलग मझधारों में नहीं रहे। देखिए स्कूल तो इतने खुल गए हैं जी, मैं अगर ये कहूँ, इस शब्द का इस्तेमाल करूँ कि आजकल तो कुकुर मुत्तों की तरह स्कूल खुल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 1.5 2 कमरे में, 3 कमरे में स्कूल चल रहे हैं। कोई भी कहीं से फ्रेंचाइजी ले आके स्कूल खोल लेता है। तो स्कूलों की इस भीड़ में सरदाना स्कूल में क्या अलग है, सबसे अलग क्यों है, या क्यों मैं तो मुझे अपने बच्चों को सरदाना देखिए स्कूल में भर्ती करना मतलब एक चीज़ है, अगर कोई चीज़ सक्सेस नहीं होती है तो उसको कोई कॉपी नहीं करता, ये एक फैक्ट है। इफ़ समथिंग इज़ नॉट गेटिंग सक्सेस देन नोबडी इज़ गोइंग टू कॉपी इट। लेकिन अगर कोई चीज़ सक्सेस हो रही है तो लोग तो उसको कॉपी करेंगे। तो आपको वो डर तो हमेशा रहेगा। कंपटीशन से डरना तो मतलब मैंने शायद मतलब मैं कंपटीशन से कभी डरा नहीं, तभी मैं शायद, क्योंकि मैं जिस जगह से हूँ, जिस जगह से मैंने आईआईटी में रैंक लगाई, उस जगह से मेरे से पहले पिछले 4 सालों में उस शहर से कभी कोई, आपने तो कस्बा बोला है, उस शहर से एक भी सिलेक्शन नहीं हुआ था पिछले 4 सालों में।
और मैं तो मतलब माशाल्लाह एक अच्छी रैंक लेकर आ गया था वहाँ पर तब मुझे कंपटीशन से डरना उस दिन से मैंने शायद बंद कर दिया था। मेन बात यह है कि मेरा ऐसा मानना है कि जितना मर्जी कंपटीशन हो, अगर आप क्वालिटी इम्पार्ट करते हो तो देर सवेर आपको काम मिलेगा, आपको रिस्पांस मिलेगा। जब हमने स्कूल शुरू किया था तो ये ऊपर वाले के आशीर्वाद से, माता रानी के आशीर्वाद से हमारे पास पहले ही साल अच्छी खासी स्ट्रेंथ हो गई थी। और मतलब जिसको बोलते हैं लोग की ब्लेसिंग्स देते हैं, हम पर ब्लेसिंग्स लोगों ने शावर की थी, अच्छी बौछार मिली थी हमको। और हमने जब स्कूल शुरू किया और जो उद्देश्य था कि स्कूल और कोचिंग में वो कोप अप नहीं कर पा रहा, हमने 2 साल के अंदर जो हमारी मतलब पहली बैच जो 10th की निकली, पहली बैच में हमने 7 NTSC नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम में सिलेक्शंस दिए। मेरी जो पहली बैच 12th की थी, उस पहली बैच में ही हमने IIT में सिलेक्शन दिया, NDA में सिलेक्शन दिया, नीट में अच्छी रैंक लगी। और पहली बैच, उस समय एम्स की एग्ज़ाम अलग से होती थी, अब नीट में कंबाइन हो गई, पहली बैच से हमने एम्स में सिलेक्शन दिया। और देवास के तमाम प्राइवेट स्कूल्स में 12th का टॉपर, 10th का टॉपर सरदाना इंटरनेशनल स्कूल का था। ललित जी, जिसको कहते हैं ना कि जब आप बहुत अच्छी कॉफ़ी अगर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कॉफ़ी के बीज अच्छे चुनने पड़ेंगे। तो जब आप बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, बच्चों को चुनते हैं, तो आप किन बातों का ध्यान रखते हैं? देखिए, मेरा हमेशा से एक बात मानना रहा है कि सर बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर होना तो चल जाता है, बच्चा डिसिप्लिन में कमज़ोर नहीं होना चाहिए। कई बच्चे कमज़ोर हैं, लेकिन वो उनको अगर आप बार बार उनको कुछ ना कुछ इंजेक्शन देते रहोगे तो वो करते हैं। बच्चों का इम्प्रूवमेंट आया है सर। देखिए, जिसने 9th में 49% बनाया, 9th में 49% बनाया, मेरे पास से वो बच्चा भी IIT में गया है और बाकायदा जनरल कैटेगरी में गया है। मैं SC ST OBC की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जाते हैं, बस ये है कि कई बार मीठा बोलना पड़ता है, कई बार हमें कड़वा बोलना पड़ता है। और कई बार आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि जो जनरेशन आ रही है वो और फास्ट आ रही है। वो आपकी मेरी जनरेशन से आगे की जनरेशन है, बहुत फास्ट है सर, इसमें कोई दो राय दो मत नहीं। लेकिन ये पेरेंट्स जो है ना, ये उस जनरेशन को ख़राब करने में लगे हुए हैं कि बच्चों से आप कुछ कड़वा मत बोलिए। हमें बच्चों को कई बार बहुत बुरा बोलना पड़ता है कि तुम नहीं कर सकते, यू कांट डू दिस। और कई बार होता है कि पेरेंट्स, आपने ऐसे बच्चों को कैसे बोल दिया। मैंने अगर आप हमारे तरीके से चलते हो तो चलने दो, आपको मैं रिजल्ट बना के दिखाऊंगा। भाई कई बार हमें आग लगानी पड़ती कि तुम नहीं कर पा रहे हो, वो तुमसे अच्छा क्यों कर रहे हैं। कई बार आपको उसको प्रेरित करने के लिए नेगेटिविटी। और देखिए, आप हर बार बहुत तरीके आजमाना पड़ते हैं। पर मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक बच्चा जो है ना, वो एक कोविड की बीमारी है और उसका कौन सी दवाई से इलाज होगा मालूम नहीं, क्योंकि कोविड में कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए। कई लोगों ने, डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी को बोला कि ये कौन सी दवाई काम कर रही पता नहीं चल रहा। तो बिल्कुल वैसा ही है, कई बार हम उसको मीठा बोलेंगे, कई बार उसको हम थोड़ा सा कड़वा बोलेंगे, नमकीन बोलेंगे, खट्टा बोलेंगे। तो मुझे उसको प्यार से भी पुचकारना पड़ेगा, गले में हाथ डालकर भी बात करना पड़ेगी, प्रोत्साहित भी करना पड़ता है, सब तरह से मुझे उसको गले में हाथ डालकर भी बात करना पड़ेगी। कभी उसको पुचकारना भी पड़ेगा, कभी उसको डांटना भी पड़ेगा, कभी उसको पीटना भी पड़ेगा। बट अल्टीमेटली हमारा एक एम ही है, एक ही है ना, कि उस बच्चे का रिजल्ट बनना चाहिए। ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे जिसमें जिनको हमने नेगेटिव बोलकर उनको पॉजिटिव बनाया। मैं खुद उसका उदाहरण हूँ सर। मेरे पिताजी गजला गियर्स देवास की कंपनी है, उसमें काम करते थे। तो मेरे पिताजी को उनके बॉस ने कहा था कि तुम गरीब लोगों से कुछ नहीं होगा यार, ये उनका सेंटेंस था। पापा आए मेरे घर पर, उन्होंने बताया कि बेटा मेरे को आज ऐसा बोला। जब हमने सुना तो सुन के हमको रोना आ गया कि यार मेरे पापा की आंखों में आंसू हैं, मेरी आंखों में आंसू है कि हम इतना गरीब हैं। ये हकीकत बात बता रहा हूँ मैं आपको। मतलब लिटरली एक वो था कि यार हम इतने गरीब है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम तो वो थे जिसकी 5,000 रुपये तनख्वाह है पापा की। तो हमको मतलब हम गरीब लोगों की कैटेगरी में थे। और सोचा तो लगा कि नहीं यार बात तो सही है। लेकिन वो जो सेंटेंस हमने सुना, वो जो बात सुनी, और हो सकता था अगर क्योंकि मैं एक मोहल्ले में रहने वाला, और 8वीं 9वीं तक आते आते 10वीं तक आते आते बच्चा जो है तकरीबन खूब गर्म खून का हो चुका होता है। कम से कम मैं जिस मोहल्ले में था वहाँ तो ऐसा ही होता था। तो हो सकता था मैं अपने 4-5 दोस्तों को ले जाकर बॉस से झगड़ा कर लेता कि आपने मेरे पापा को ऐसे कैसे बोल दिया। हमने उस चीज़ का दूसरा काम किया कि यार इनको करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हम गरीब हैं, लेकिन हम भूखे पैदा जरूर हुए थे, लेकिन मरेंगे नहीं, ये मैंने सोच के रखा था। और वही सोच रखकर मैंने काम करा, मैंने पढ़ना शुरू किया, क्योंकि वो मुझे नेगेटिव बोला गया। और बाद में यही रहा सर कि वो जो उनके बॉस थे, उन्होंने उनके बेटे को पढ़ने के लिए मेरे पास भेजा था। अच्छा, टीचर्स की भर्ती किस तरह से करते हैं सर? देखिए, टीचर्स की भर्ती के लिए तो 3-4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि हम किसी भी टीचर का रिटन टेस्ट लेते हैं। अगर वो रिटन टेस्ट में सब्जेक्ट में नॉलेज कैसा है, और उसके बाद में फिर उसका डेमो होता है। और डेमो हो जाने के बाद में फिर एक फाइनल क्लास में और डेमो होता है कि वो भाई देखिए, क्योंकि पढ़ाने के लिए 3-4 चीज़ें चाहिए। एक तो आपको नॉलेज चाहिए जो आपका रिटन टेस्ट में हो रहा है, आपको पढ़ाना आता है कि नहीं वो,
और तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट, जो स्कूल के बच्चों को या कोचिंग के बच्चों को पढ़ाना है, तो आपको क्लास पे कंट्रोल है या नहीं है। हाँ, नहीं तो मालूम टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे रॉकेट मार रहे हैं। रॉकेट मार रहे हैं, और ये होता है सर। हम लोगों ने तजुर्बा लिया है, हम कुछ जैसे हम अलग अलग हमने खुद ने भी रॉकेट मारे हैं। जी 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 जी, मैंने खुद ने भी किया है। जी जी। तो अच्छा, ये जो कमज़ोर बच्चे आते हैं, जी, आपने कहा मैंने 49 वाले को IIT में भेज दिया, तो मैंने नहीं भेजा है, वो गया है। हनुमान जी ने समुद्र पार किया था, लेकिन जामवंत ने प्रेरणा दी थी। जी 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 तो मैं आप में जामवंत देख रहा हूँ। जी 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 बच्चा तो 49 वाला हनुमान है, लेकिन जामवंत तो आप है ना उसके। जी। मैं जानना चाहता हूँ कि जो कमजोर बच्चे होते हैं उन पर आप किस तरह से ध्यान देते हैं सर, उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी? बहुत मोटिव इंडिविजुअल लेवल पे ही काम करना होता है। देखिए, हर बच्चा जो है ना वो एक पेशेंट है सर, और उसको आपको अलग अलग ही इसका इलाज करना पड़ेगा। कौन सी दवाई से इलाज होगा पता नहीं, और कब कौन सी दवाई काम करेगी, कौन सी दवाई कब किसका साइड इफेक्ट होगा हमें नहीं पता। मेरा ऐसा मानना है सर, आप बच्चों से इमोशनल बातें कीजिए, बच्चे मोस्टली इमोशनल बातों से लग जाते हैं। आपने जहाँ उसको बोला कि मान लीजिए मैंने अभी आपको बोला कि देखो, एक एक्स को बोला कि देख वाई तेरे से आगे बढ़ रहा है यार, वाई तेरे से अच्छा नहीं था, तू नहीं पढ़ रहा है, इसलिए तेरा रिजल्ट उससे कमतर जा रहा है। तो वो जहाँ वो आग लगाई, क्योंकि हमने देखा है सर, ऐसे दो दोस्त जो बिल्कुल घनिष्ठ मित्र हैं, खाना एक थाली में खाते हैं, दोनों कोचिंग आएंगे साथ में, आएंगे जाएंगे साथ में, अगर एक ने छुट्टी मार दी दूसरा भी छुट्टी मारेगा, भयंकर वाली दोस्ती है, मतलब भयंकर वाली, जय वीरू। लेकिन जब 12th का रिजल्ट आया या JEE का रिजल्ट आया और उसने बोला कि भैया यार मैं इसको पढ़ाता था लेकिन इसका रिजल्ट मेरे से अच्छा बन गया, तो कहीं ना कहीं वो आंखों में, वो बॉडी लैंग्वेज में वो खुन्नस दिखती है। वो तो फिल्म 3 इडियट में भी कहा ना कि अपन फेल हो जाए उसका दुख नहीं, लेकिन अपना दोस्त फर्स्ट आ जाए तो उसका ज़्यादा दुख होता है। तो वो अच्छा, ये साहब, ये जो बच्चे हैं इनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे शो का समय अब समाप्त हो रहा है। मैं चाहूँगा कि उसके पहले आपका जो अनुभव है 26 वर्षों का, और आपने बहुत ही नीचे से ऊपर तक आप गए हैं, आपने बहुत बारीकी से चीज़ों को देखा है, तो जो नए बच्चे जो अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, 8वीं 9वीं में हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो सबसे पहली बात बोलूँगा कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़िए। कई बार बच्चे जो होते हैं वो पेरेंट्स की बात में आते हैं, दोस्तों की बात में आते हैं कि हमको इंजीनियर बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें मैथ्स लेना है, हमें बायो लेना है। सभी सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा स्कोप है। आप कॉमर्स लीजिए, आप ह्यूमैनिटीज़ लीजिए, जिसमें आपकी दिलचस्पी है वो आप कीजिए। बच्चे आर्ट्स लेने के बाद भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अपने मन के हिसाब से पढ़िए, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। देखो, क्योंकि मैं पढ़ाने वाले लोगों में से हूँ, मैं खिलाने वाले लोगों में से, तो मैं वही कहूँगा। क्रिकेट के ग्राउंड में आकर मैं किसी से पढ़ाई के बारे में बात नहीं करूँगा, मैं पढ़ाई के बात में मैं क्रिकेट की बात नहीं करूँगा। तो अपने मन से पढ़िए, दिल लगाकर पढ़िए, क्योंकि ये आपके करियर, आपके फ्यूचर का सवाल है। और मैं हमेशा स्टूडेंट से एक बात बोलता हूँ कि बिल्कुल सेल्फिश हो जाइए, एकदम स्वार्थी हो जाइए, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन का सवाल है। अगर तुम्हें लग रहा है तुम किसी भी टीचर के पास में पढ़ रहे हो, एंड इफ यू आर थिंकिंग दैट यू आर नॉट गेटिंग बेनिफिटेड ऑफ दैट, बिल्कुल इमीडिएटली उसको छोड़ दीजिए। ये नहीं कि हमने फीस पे कर दी है तो अब हम वहाँ पे पढ़ें ज़बरदस्ती। आपको नहीं फ़ायदा हो रहा तो आप अपनी मंजिल खुद डिसाइड कीजिए, लेकिन जो भी कर रहे हैं दिल लगा कर करिए। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर दिल लगा कर करेंगे तो पक्की बात है आपको सफलता मिलेगी। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि कोई हार्ड वर्क नहीं करना, कोई स्मार्ट वर्क नहीं करना, आपको जो भी करना है वो हार्ड वर्क करना है। आपको दिल से काम करना, दिल से करके देखिए, सफलता जरूर मिलेगी। बहुत धन्यवाद ललित जी, आपका। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि दिल की सुनिए, दिल की मानिए और दिल से करिए। देखते रहिए DGNA न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार। नमस्कार।